नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप 70-80% आंसर सही कर रहे हैं, मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर कम स्कोर आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देख करके सीखिए। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू पासेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पासेक्स क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज एनुअल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये एक एनुअल यानी कि साल में हर साल होने वाला एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये नेवल एक्सरसाइज है जो अंडमान और निकोबार में कंडक्ट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ट्राइलेटरल का मतलब है जिसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होती है। और बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया, ये 3 कंट्री इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। और आपसे नीचे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इनमें से सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यानी कि पासेक्स एक्स का मतलब होता है यहां पर पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज यूएस नेवी के साथ और जो हमारी नेवी है, ये दोनों एक्सरसाइज करती है। तो जो ये बोला गया था कि, और ये कंडक्ट कहां किया जाता है, ये अंडमान और निकोबार में ही कंडक्ट किया जाता है। पर जो ये बोला गया कि एनुअल बेसिस पे, ये एनुअल बेसिस पे ना कंडक्ट करा के इसे नॉर्मली जब करवाया जाता है, जब इसकी अपॉर्चुनिटी होती है, जब जरूरत समझी जाती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। यानी कि एनुअल बेसिस पे एक्सरसाइज ना होकर के इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कंडक्ट किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहां क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें यह बोला गया था कि भी यूएस से, जापान और इंडिया, ये 3 कंट्री मिलकर यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज करती है। इसके अंदर ये बोला गया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। गलत क्यों है, अब ये समझ लिया। वो इसलिए कि इस एक्सरसाइज में इंडिया यूएसए के साथ, यानी कि इंडिया हमारी कंट्री यूएसए के साथ एक्सरसाइज करती है, ठीक है। इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर के ये एक्सरसाइज करती है। अच्छा, ये एक बात है। उसके बाद जापान के साथ भी, यानी कि जापान की जो नेवी है उसके साथ भी, और उसके बाद इंडियन नेवी, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की जो नेवी, उसके साथ भी इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है। लेकिन ये बायलैटरल होती है, ट्राइलेटरल नहीं होती है। बायलैटरल का मतलब है जहां 2 कंट्री एक साथ एक्सरसाइज करती है। ट्राइलेटरल का मतलब होता है 3 कंट्री एक साथ। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज नहीं होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। और इसकी जब जरूरत समझी जाती है तब इसे कंडक्ट किया जाता है। इट मींस ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, हमारे गलत हो गए। और ये आपको कुछ नाम याद रखने कि हमारी कंट्री की कौन कौन सी शिप यार्ड जो है वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस शाद्री और आईएनएस कामोरता और आईएनएस राणा, ये हमारी कंट्री से ये इन्वॉल्व होती है इस एक्सरसाइज के। और यूएस के अंदर से आप समझ सकते हैं यूएसएस निमित्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास 2 स्टेटमेंट है और आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बोला जा रहा है आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली फंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेफिसिट अगेंस्ट द बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी फंडिंग होता है वो ये बोला जा रहा है आरबीआई के थ्रू होता है। और आरबीआई उसके डेफिसिट के अगेंस्ट में, यानी कि जो उसे लॉस होता है, ठीक है, उस लॉस के अगेंस्ट में पेमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है, उसके बॉन्ड एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लायबिलिटी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड इश्यू करती है उसको पेमेंट करने का, उसे चुकाने का जो लायबिलिटी किसके पास होती है, आरबीआई की होती है। यानी कि गवर्नमेंट कहीं से भी अगर पैसा उठाती है तो उसकी पेमेंट का काम आरबीआई करेगी। ये दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए का मतलब ये हुआ कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब यहां पे ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो भी डेफिशिएंसी में जाती है तो जो फंड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कौन पूरा करता है, वो आरबीआई पूरा करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, करेंसी को प्रिंट करके, यानी कि जो करेंसी हम लोग रुपीस नोट वगैरह यूज करते हैं वो कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करके उस कमी को पूरा करता है। अच्छा, उसके बाद आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी डेफिशिएंट होती है, ठीक है, जो है बॉन्ड और सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन सब के लिए भी जो पेमेंट करता है वो आरबीआई ही करता है। लेकिन जिसमें जो सेकंड वर्ड स्टेटमेंट जो दिया गया था वो गलत क्यों, आप वो समझ लेते हैं। वो गलत इसलिए कि जितनी भी लायबिलिटी होती है उसमें एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है, अगर फिक्स टाइम तक है तब तो आरबीआई पेमेंट करेगी, अदरवाइज दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी की जाती है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू की जाती है, जिसके अंदर आरबीआई क्या करती है कि जो आरबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बॉन्ड सिक्योरिटी इश्यू की थी उसे कई बार सेल कर देती है, कई बार परचेज करती है। तो ये दोनों तरह की एक्टिविटी करती है जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इसके अकॉर्डिंग आपको ये दो स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इन्वेक्ट्स अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच एम्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, इन्फोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि इस लॉ को लाने का, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो मेन मोटिव है उसका लाने का मोटिव ये है कि कंज्यूमर को, ठीक है, उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और उसे इन्फोर्स करना और उसके कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, यानी कि कोई उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ एक बिल्कुल बैलेंस जो तरीके से जहां पे कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो और जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको भी बेनिफिट हो, तो उस तरह का काम करना, यानी कि चीटिंग ना हो सके किसी कंज्यूमर के साथ, इस तरह का प्रोटेक्शन काम करना मेनली इसका एम है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 आर एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि अब क्या हुआ कि 1986 के बाद जब ये दोबारा जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, इसके अंदर ई कॉमर्स के बारे में भी आपको बोला जा रहा है कि इसको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है और इसके रिगार्डिंग जो एक्शन होगा वो एडवाइजरी नेचर का होगा, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपके पास अब चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो मैंने अभी बोला कि रिसेंटली लॉन्च हुआ, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जुलाई 20 जुलाई 2020 को ये मार्केट में जो भी सेल परचेज होता है या जो भी हम लोग परचेज करते हैं उसके रिगार्डिंग ये लॉ अभी इंप्लीमेंट हुई है। और इसके अकॉर्डिंग अब जो कंज्यूमर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड की गई हैं और उसे प्रोटेक्शन करने के लिए कि उसके साथ कोई चीटिंग ना हो, इसलिए इसे लाया गया है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और इससे पहले जो 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसकी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस न्यू वर्जन को लेके आया गया है। अच्छा, अब इसकी लाने की जरूरत इसलिए पड़ गई है
अब उसके बारे में समझ सकते हैं। जब 1986 में जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तब उस टाइम ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, यानी कि ई कॉमर्स वगैरह का कोई अस्तित्व उस टाइम नहीं था। तो उसके रिगार्डिंग में कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के अंदर, यानी कि 1986 वाले एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं थे। तो कई बार धोखाधड़ी वगैरह इस तरह की जो चीजें होती थी, जो ऑनलाइन परचेज में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, तो काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया कि भी ये एडवाइजरी नेचर का है, नहीं, ये गलत है। यानी कि ई कॉमर्स के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल बनाए गए हैं 2020 में जो इंप्लीमेंट हुए, ये मैंडेटरी है, यानी कि ये अब डायरेक्ट जाके जो शॉपिंग करते हो उसमें भी लागू होता है। अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके भी सामान मंगवाते हो, तो उसमें भी ये राइट आपके पास प्रोवाइड किए गए कि आपके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो सके आपके खिलाफ, और कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी ना हो। इसके रिगार्डिंग ये रूल बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं और मैंडेटरी बना दिए गए हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड हमारा गलत हो गया। क्यों? एडवाइजरी नेचर का ना हो कि ये मैंडेटरी नेचर का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसके अंदर ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका रिगार्डिंग पोस्टल बैलेट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए और ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द बैलेट पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्टोरल एंड आर टर्न टू द इलेक्शन ऑफिसर वाया पोस्ट। यानी कि ये जो पोस्टल बैलेट की अगर बात करें हम, तो ये मतदाता यानी कि जो जो वोटर्स होते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, और फिर बाद में इसे जो भी इलेक्शन होता है, जब इसको वोटिंग होती है, तब इसे वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे ये बोला जा रहा है, एज ऑफ नाउ ओनली सर्विस वोटर आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। यानी पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जो सर्विस वोटर है, यानी कि जो किसी सर्विस के अंदर है, उसी को ये राइट है, ये किस तरह के वोट को कास्ट कर सकते हैं। फिजिकली किसी पोलिंग स्टेशन जाने की वजह वो बाई पोस्ट बोल सकते हैं, या पोस्टल बैलेट को ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सिर्फ ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको सही बताया गया है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है, पहले वो देख लेते हैं। तो गलत होने की वजह ये है कि इसमें ये जो बोला गया आपसे कि सर्विस वोटर ही पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब ये ऑप्शन जो है, ये जो एक तरह जो फैसिलिटी है, ये जो भी वोटर है, बाकी दूसरे वोटर को भी ये चीजें ये अप्लाइड हो गई है, उनको भी ये फैसिलिटी मिल गई है। यानी कि जो भी इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, उन सबको ये राइट है कि भी वो भी ये पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। सर्विस वोटर तो वो होते हैं जैसे आर्मी वाले हो गए, जो अपने स्टेशन पे यानी कि अपने पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते, ये तो वो हो गए सर्विस वोटर। और इलेक्शन ड्यूटी पे जिनकी भी ड्यूटी लगती है, वो सभी ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये सारी प्रोविजन तो थी, लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है, या फिर पर्सन विद 80 ईयर से अबव जो भी सिटीजन है हमारी कंट्री के अंदर, उन सबको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है अभी रिसेंटली कि भी वो भी पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। उनको भी डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्शन 60 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर चेंजेस करके ये प्रोविजन रखा गया है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है। यानी कि सिर्फ सर्विस वोटर वाले नहीं, बाकी और दूसरे लोगों को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो लोग डिटेंशन में है, यानी कि जैसे अभी आपको पता होगा जेएनके में, जब जेएनके को में जो इसे यूटी बनाया गया तो कुछ लोगों को डिटेंशन में रखा गया था। यानी कि जो डिटेंशन में जो लोग हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि कितने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 80 ईयर प्लस जो लोग हैं उनके लिए, और प्रिवेंशन जो जिनको डिटेंशन में रखा गया उनके लिए भी ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है। पहले ये सर्विस वोटर तक था, बाद में इसे जो इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है, ठीक है, उनके पास ये सर्विस प्रोवाइड की गई थी से, अब बाद में इन तीनों को और प्रोवाइड की जा रही है।
तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे आपके पास तीन स्टेटमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसे NFRA भी शॉर्ट में बोला जा रहा है। इसके बारे में बोला जा रहा है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है, ये उस तरह की बॉडी के बारे में आपको बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि NFRA यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, इसके बारे में बोला जा रहा है ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है रिगार्डिंग, ये किस चीज के रिगार्डिंग में, ऑडिट स्टैंडर्ड को लेकर के, यानी कि जो ऑडिट होता है हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, उसके रिगार्डिंग में उसे इन्फोर्स करने के लिए रेगुलेटर के रूप में काम करता है। उस रूल रेगुलेशन को इन्फोर्स कराने के लिए ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट ये इंस्टीट्यूशन है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि NFRA कैन प्रोवोक ऑल लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, जितनी भी है पब्लिक कंपनी जितनी भी है, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सबके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो करते हैं पूरे थ्रू आउट ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके अंदर ये प्रोवोक कर सकता है, यानी कि उसके अंदर ये जांच कर सकता है। तो ये तीन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग NFRA। अब आपको ये बताने की करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब है सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया सिर्फ ये सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जो बोला गया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक लॉ के द्वारा फॉर्म किया गया है अभी 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसके अंदर चेंजेस करके, यानी कि जो इसके सेक्शन 132 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर चेंजेस करके NFRA को इसे बनाया गया है, इसे स्टैब्लिश किया गया है। यानी कि ये जो बोला गया था आपसे कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए आज ये बन जाता है, अब ये बताना है आपको कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन जितने भी होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी होती हैं, उसके टाइप्स क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये अलग अलग टाइप को इंस्टीट्यूशनल क्या क्या होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो आपने बताना है। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए जिसमें ये बोला गया था भी इसके पास ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ये जो भी हमारी कंट्री के अंदर ऑडिट का जो स्टैंडर्ड होता है उसे इन्फोर्स करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑडिटिंग को के स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, उसे रेगुलेट कराने के लिए इसे बनाया गया। और ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंट नेचर का, यानी कि खुद अपने आप डिसीजन ले सकता है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और जो अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, ये दोनों के अंदर ये काम करते, ये प्रूव कर सकता है, यानी कि इंक्वायरी सेटअप रख सकता है। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सही स्टेटमेंट ये है कि जिन भी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, लेस देन 500 करोड़ है, और ये बोला जा रहा है कि एनुअल टर्नओवर लेस देन 1000 करोड़ है, ठीक है, उनके ऊपर ये काम कर सकती है जो अनलिस्टेड कंपनी है। तो यानी कि जो इसकी क्राइटेरिया है वो डिफरेंस है। अच्छा, मेनली जो इसे बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सीए हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको रेगुलेट करने के लिए, कि कई बार वो लोग क्या करते हैं किसी का टैक्स बचाने के लिए एक तरह से मिसकंडक्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग वर्क नहीं करते हैं। यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो भी अकाउंट ऑफ इंडिया जो जिसे शॉर्ट में ICAI के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी कंट्री के अंदर है, वो कोई मिस प्रैक्टिस करते हैं या कि माल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक से काम नहीं करते, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी, उसको ऑडिट के काम को जांचने के लिए भी इसे बनाया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। अब आप कमेंट करके बताइए मुझे आपका स्कोर कितना है, और ये जो छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि हमारी कंट्री में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका नेचर क्या है, किस तरह वो डिसाइड होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है।
चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।